सो हाय एवरीवन, वेलकम अपनी यूनिक मैसेज क्लासेस में। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग जो आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं यानी कि न्यू चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि ह्यूमंस के जो भी इसका स्वास्थ्य होता है उसकी बीमारी के बारे में हम जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। इसमें जो आपका ह्यूमंस के हेल्थ के बारे में आपको जैसे कि पता लगेगा, जैसे कि ह्यूमंस में कौन कौन सी बीमारी होता है, किस किस टाइप्स की बीमारी होता है। ठीक है ना? तो हर एक बीमारी के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में बात करेंगे और ये आपका 12th की चैप्टर है। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना? इस चैप्टर से लगभग यानी कि दो से तीन क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। ठीक है ना? तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप सबसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी बच्चों आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। ठीक है ना? और आप लोग न्यू है तो सबसे पहले आप जो भी मैं आप लोग क्लास लगवाया हूँ बेसिक क्लास, वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आप सबको बेसिक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप लोग एडवांस में अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि जो भी मैं क्लास कर रहा हूँ अब 11 और 12 का चैप्टर, यानी कि मैं आपको ऑलरेडी यानी कि 20 मार्क का मैं आप लोग को यूपी सीनेट और सीपेट के जो प्रिपरेशन में बायोलॉजी का मैं आपको ऑलरेडी सिलेबस कवर करा चुका हूं। यानी कि जितना अभी मैं आप लोगों को बेसिक क्लास लगवाया हूं इसमें आपको 20 क्वेश्चंस यहीं से आएगा। और जो आपका 4 क्वेश्चंस बचा है मैं वे 11 12 की इसके लिए चैप्टर पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना? तो जो भी बच्चों न्यू है जल्दी से जाइए, और जो मैं आपको क्लास लगवाया हूँ बेसिक क्लास हर एक चैप्टर लगवाया हूँ, ठीक है ना, बायोलॉजी में आपको करना है। ठीक है ना? तो चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि इसके ह्यूमंस के हेल्थ किसको, मतलब ऐसा कौन सा ह्यूमन है जिसको हम लोग हेल्थी बोल सकते हैं। ठीक है ना? कौन सी बीमारी हो सकता है। ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो ह्यूमंस के बारे में कि हेल्थ क्या होता है। देखिए, हेल्थ का मतलब ये होता है कि जो किसी भी पर्सन्स को हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्सन्स को किसी भी तरीका का उसको बीमारी नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि एक कोई मैन है, यानी कि एक एक मिनट रुक जाओ, यानी कि कोई एक पर्सन है। ठीक है ना? मैं इस पर्सन को बोल सकता हूँ कि इसके पास कोई डिजीज प्रेजेंट नहीं, यानी कि नो डिजीज, यानी कि ये इस पर्सन को हेल्थ बोल सकते हैं तो नहीं, यानी कि इस पर्सन को हम लोग हेल्थ नहीं बोल सकते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि ये नहीं होता है कि जिसके बॉडी में बीमारी नहीं हो वो हेल्थ होता है, हेल्थी पर्सन कहलाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ हम उसको कह सकते हैं जो फिजिकल तरीके से फिटनेस होना चाहिए, जो अपने सामाजिक स्तर पे कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका जो भी माइंड सेट है। ठीक है ना? इसका मेंटल के स्टेटस क्या होता है, उसका बिहेवियर, इनकी बात करने का तरीका क्या होता है, एज वेल एज नो डिजीज, यानी कि फिजिकल सोशल, यानी कि क्या होना चाहिए बच्चों? तो आपको फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, मेंटल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सोशल होना चाहिए, बिहेवियरल फिटनेस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इसमें कोई भी प्रकार का बीमारी प्रेजेंट न हो। तो इस पर्सन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेल्थी पर्सन। समझ गए ना? किसको हम बोल सकते हैं? तो जिसके शरीर में को किसी भी तरीके का बीमारी नहीं होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए? वो आपको फिजिकल तरीके से फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए, और बिहेवियर फिट होना चाहिए। तो इस पर्सन को हम लोग फिट यानी कि हेल्थी पर्सन बोल सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लेता हूँ कि मान लो कि एक पर्सन है, मान लीजिए कि मैंने फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका नाम है राकेश। ठीक है ना? इसका नाम है क्या है? राकेश। राकेश जो है आपका फिजिकल भी फिट है, सॉरी फिजिकल क्या है आपका? फिट नहीं है, नो फिट। ठीक है ना? मेंटली भी क्या आपका फिट नहीं है। ठीक है ना? मेंटल भी ये फिट नहीं है, सोशल भी ये फिट नहीं है। ठीक है ना? नो फिट। और क्या नहीं हुआ है बताओ? और इसके बिहेवियर भी क्या है उसका? फिट नहीं है, यानी कि नो बिहेवियर फिट, यानी कि मेंटल तरीके से फिटनेस नहीं अच्छा है, फिजिकली नहीं है, सोशली नहीं है, और इसका बिहेवियर भी फिट नहीं है। प्लस में इसके पास क्या नहीं है आपका? अब्सेंट ऑफ डिजीज, यानी कि इसके शरीर में किसी भी तरीके का बीमारी भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस पर्सन को हम हेल्थी बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो इसके शरीर में तो बीमारी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या नहीं है? फिट, इसके मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, सोशली फिट नहीं है, बिहेवियर फिट नहीं है।
तो ऐसी पर्सन्स को हम लोग हेल्थी पर्सन्स नहीं बोल सकते हैं। तो बताइए कि सभी को क्लियर, यानी कि दोनों कंडीशंस में जिसमें डिजीज प्रेजेंट होता है इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें डिजीज प्रेजेंट नहीं होता है इस कंडीशन को भी हम हेल्थ बोल सकते हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो तो आपका हेल्थी पर्सन कहलाएगा, नहीं, यानी कि दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि एब्सेंट होना चाहिए, यानी कि फिजिकली फिट होना चाहिए और इसके पास जो भी बीमारी है वो इसके शरीर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इस पर्सन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेल्थी पर्सन। समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया? बहुत ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सभी को समझ गए होंगे, यानी कि इतना इजी बता रहा हूँ। चलिए तो मैं सबसे पहले हेल्थ का डिफिनीशन लिखता हूँ, ठीक है ना। हेल्थ का डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हेल्थ का डिफिनीशन क्या होता है, देखिए देखिए मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ आपको यूपी सीनेट और सीपेट की दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस क्लास है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मेरे क्लास में जुड़ने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखिए आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बताओ कैसे? क्योंकि मैं आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ कंप्लीटली। 2000 से 3000 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में रहेगा। बताओ तो कितना आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग को ये सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आप लोग को आगे चल के बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो सेट ना, चलिए तो मैं सबसे पहले हेल्थ का डिफिनीशन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए हेल्थ क्या होता है कि हेल्थ इज द डायनेमिक हेल्थ डायनेमिक स्टेट in which an individuals adapt to internal and externals environment so that there is a state of physical, mental, social, behavior and spiritual well-being, that is called health, राइट। यानी कि कह रहा है कि हेल्थ इज द डायनेमिक स्टेट्स इन विच द इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स इन्वायरमेंट्स सो दैट देयर इज द स्टेट्स ऑफ फिजिकल्स, मेंटल, सोशल और एज वेल एज बिहेवियर्स एंड स्पिरिचुअल्स वेलबींग। यानी कि ऐसा पर्सन जो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि जो बाहरी और अंदर तरीके से क्या होना चाहिए, इसका जो भी फिटनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका मेंटली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए और जो इसका सोशल है प्लस में बिहेवियर भी फिट होना चाहिए, एज वेल एज स्पिरिचुअल वेलबींग होना चाहिए। क्या है? तो इसको हम लोग हेल्थी पर्सन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक वर्ड आया डायनेमिक। क्या है डायनेमिक का मतलब? होता है कि जो हमारा जो हेल्थ है, क्या है, हमारा जो हेल्थ है नो स्टेबल, यानी कि क्या है, हमारा जो शरीर में जो हेल्थी जो होता है, शरीर जो होता है वो हमेशा स्टेबल नहीं होता है। बताओ कैसे? सॉरी, बताओ कैसे नहीं है? क्योंकि जो हमारे शरीर में हमेशा कोई ना कोई चीज होता ही रहता है, यानी कि कभी सर्दी हो गया, कभी खांसी हो गया, ठीक है ना, कभी फीवर आ गया, ठीक है ना, कभी कुछ हो गया। तो क्या है, हमारा क्या डायनेमिक, यानी कि कभी स्टेबल नहीं रहता, यानी कि जो हमारा हेल्थ है कभी स्टेबल नहीं रहता, यानी कि अप डाउन हमेशा होता रहता है। इसीलिए यहाँ पे डायनेमिक वर्ड लिया गया है कि हेल्थ इज द डायनेमिक स्टेट्स इन विच द well-beings and internals and externals there are so that physicals, mental, social behaviors as spiritual well-beings, this is called as
हेल्थ। तो ये था आपका हेल्थ का डिफिनीशंस। तो बताइए कि सबको समझ में आ गया कि हेल्थ क्या होता है। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया कि हेल्थ क्या होता है। समझ गए ना। चलिए, तो ये जो था आपका हेल्थ के बारे में आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बीमारी के बारे में, यानी कि उसके कौन कौन सी डिजीज होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं डिजीज के बारे में बात करता हूँ। मोटा हो गया बहुत, इसको पतला कर दो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे सॉरी, डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में। तो हम लोग बीमारी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको जो बीमारी होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है, यानी कि जो बीमारी जो होता है आपका, ये दो टाइप्स का होता है बीमारी। एक होता है आपका जेनेटिक डिजीज, एक होता है आपका एक्वायर्ड डिजीज। यानी कि जेनेटिक मतलब क्या होता है कि जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जो हमारा जनरेशन थ्रू, यानी कि वन जनरेशन से जो सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है जो भी बीमारी, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। क्या बोलते हैं? तो जेनेटिक डिजीज इसको बोलते हैं। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि इसमें इन्फेक्शन से हो सकता है या नॉन इन्फेक्शन से हो सकता है, यानी कि किसी भी तरीके से इन्फेक्शन से हमारे शरीर में आपका बीमारी पकड़ सकते हैं, और कुछ आपका नॉन इन्फेक्शन भी होता है। तो ये आपका एक्वायर्ड में होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका बीमारी जो होता है ये आपका दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका जेनेटिक डिजीज, एक होता है आपका जेनेटिक डिजीज, एक आपका होता है एक्वायर्ड, ठीक है ना। एक होता है आपका जेनेटिक और एक होता है एक्वायर्ड। समझिए, देखिए, जेनेटिक मैंने आपको बता दिया हूँ कि जेनेटिक का मतलब क्या होता है। जो आपका जेनरेशंस बाय जेनरेशंस जो बीमारी चलता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। जो आपका इन्फेक्शन से हो सकता है या किसी भी तरीके से, कोई मान लो कि आप लोग ऐसे मान लीजिए कि आप कहीं आप लोग ऐसे जंक फूड खाते हैं, राइट। तो जंक फूड क्या है ये सॉरी, इसमें क्या होता है बैक्टीरिया, यानी कि रोड पे यदि आप लोग खाइएगा खाना तो इसमें क्या धूल मिट्टी उड़ता है। तो जो भी आपका धूल में जो भी बैक्टीरिया होता है आपके फूड पे जाके पड़ता है, और इस फूड को आप लोग खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है आपका इन्फेक्शन से किसी भी तरीके की बीमारी हो सकते हैं। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शन डिजीज। नॉन इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं पे क्या हो चुका है कि सेल का यहाँ पे क्या हो जमा हो से, यानी किसी भी तरीके से, जैसे कि कैंसर कैंसर हो जाएगा, आपका हार्ट अटैक, ये सब क्या आपका नॉन इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि इन्फेक्शन से नहीं होता है। तो आपके दो प्रकार की बीमारी होते हैं। चलिए मैं पहले बात करता हूँ आपका जेनेटिक डिजीज के बारे में। देखिए, जेनेटिक डिजीज में क्या क्या आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसके बाद आपका हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। और क्या हो जाएगा आपका क्लाइन फिल्टर, और आपका हो जाएगा इनफर्टिलिटी, ईटीसी। यानी कि ये सब जो मैं एक मिनट यार, सॉरी, ये सब जो मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ ये क्या है आपका, तो जेनेटिक डिजीज, यानी कि जो जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता है वो आपका ट्रांसमिटेंस इसका होता रहता है। यानी कि ये जितना भी बीमारी बताया हूँ उसका क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि बीमारी कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है जेनेटिक डिजीज, एक होता है एक्वायर्ड डिजीज। जेनेटिक डिजीज का मतलब होता है जो आपका जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो इन्फेक्शन से होता है और नॉन इन्फेक्शन से होता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। नेक्स्ट मेरा क्या था आपका एक्वायर्ड डिजीज। देखिए, मैंने इसमें बताया हूँ कि इसमें आपका दो टाइप्स का हो जाएगा।
एक तो आपका हो जाएगा इन्फेक्शन और एक आपका हो जाएगा नॉन इन्फेक्शन। ठीक है ना, एक इन्फेक्शन से बीमारी होता है और एक बिना इन्फेक्शन से बीमारी होता है। देखिए इन्फेक्शन में क्या होता है कि ट्रांसमिटेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि किससे होता है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी क्लासमेट है, ठीक है ना, आपके क्लासमेट को क्या हो चुका है, आपका कॉमन कोल्ड हो चुका है, राइट। यदि आप इसके साथ बैठते हैं राइट, आप इसके साथ बैठते हैं काफी पास होकर के, तो क्या होता है इसका जो छींक मारेगा ना, तो उसका जो भी इसमें बैक्टीरिया होते हैं आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है आपका एंट्री करता है, जिससे आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकते हैं। ठीक है ना, कॉमन कोल्ड इससे आपको हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोरोना कोरोना था ना, बीमार आया था कोरोना, ठीक है ना, कोविड-19। तो कोविड-19 कैसे होता था भाई, कोविड-19 तो ऐसे ही होता था ना, जैसे किसी एक दूसरे से दूसरे पर्सन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। ठीक है ना, तो उस समय क्या था, जो मास्क जो था कंपल्सरी यूज होने लगा, यानी कि हर हर कोई के पास आपके मास्क अवेलेबल था, क्योंकि ये बीमारी था आपका कौन सा था, इन्फेक्शन, यानी कि एक दूसरे से फैल सकता है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसमिट्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू another person आर कॉल्ड इन्फेक्शन। यानी कि इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका जो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कोरोना कॉमन कोल्ड, यानी कि कोरोना हो जाएगा और आपका जो कॉमन कोल्ड का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं सर्दी खांसी, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है ना, चलिए नॉन इन्फेक्शन की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ट्रांसमिटेज फ्रॉम ट्रांसमिट फ्रॉम वन टू another नोट पर्सन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रहा है ट्रांसमिटेशन इस बीमारी का नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा कैंसर, हो जाएगा कैंसर, हार्ट अटैक, ठीक है ना, ईटीसी। तो ये सब आपका बीमारी के बारे में ठीक है ना, समझ में आ गया मैंने क्या पढ़ाया। तो मैंने यहाँ पे यही बताया कि आपको हेल्थ के बारे में, हेल्थ क्या होता है, तो हेल्थ आपका डायनेमिक स्टेट होता है, यानी कि हमेशा आपका हेल्थ स्टेबल नहीं होता है। इसके बाद मैंने बोला कि हेल्थ ही किसको हम बोल सकते हैं, तो जो फिजिकल मेंटल सोशल एज वेल एज स्पिरिचुअल वेलबिंग होना चाहिए, प्लस में इसमें किसी भी तरीके की बीमारी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो इस पर्सन को हम लोग हेल्थी पर्सन बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने पढ़ा बीमारी के बारे में, यानी कि डिजीज के बारे में। तो डिजीज आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका जेनेटिक डिजीज और एक होता है आपका एक्वायर्ड डिजीज। मैंने जेनेटिक में बात किया हूँ कि जो जेनेटिक मतलब ये होता है कि जो आपके वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके दादा में जो भी बीमारी था आपके पापा में एंट्री हुआ, फिर आपके पापा में जो आपका डायबिटीज मेलेटस था वो आप में एंट्री हो गया, तो ये सब क्या आपका तो जेनेटिक डिजीज, यानी कि जो जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो रहा है आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बीमारी का। ठीक है ना, इसमें मैंने बोला था कि डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा, क्लाइनफिल्टर हो जाएगा और इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, जो कि ये आपका है जेनेटिक डिजीज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। ठीक है ना, इसके बाद मैंने बोला कि एक्वायर्ड बीमारी में कि जो एक्वायर्ड डिजीज होता है इसमें आपका इन्फेक्शन होता है और एक आपका नॉन इन्फेक्शन होता है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि एक्वायर्ड में कि एक एक होता है आपका इन्फेक्शन डिजीज और एक होता है आपका नॉन इन्फेक्शन डिजीज। तो इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शन में ये होता है कि जो वन पर्सन से अदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो बीमारी की ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इन्फेक्शन बीमारी, यानी कि इन्फेक्शन डिजीज। जैसे कि मान लीजिए कोरोना हो जाएगा, क्या होता है कोरोना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता था ना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका हो जाएगा कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी खांसी एक से दूसरे में हो सकता है। ठीक है ना, ये बेसिक सा एग्जाम्पल आपको मैं दिया हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट मैंने बोला कि नॉन इन्फेक्शन के बारे में। नॉन इन्फेक्शन का मतलब ये होता है
कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बीमारी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। एक बताइए कि आप एक मैं एग्जांपल लिया हूं कि एक कैंसर, यानी कि कैंसर, मान लीजिए कि कैंसर किसी को हो गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर हो गया है, तो क्या कैंसर किसी दूसरे पर्सन को हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये आपका नॉन इन्फेक्शन डिजीज है, यानी कि इन्फेक्शन से होने वाला बीमारी नहीं है। राइट, समझ में आ गया। हार्ट अटैक की बात करूं तो क्या किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है तो क्या दूसरे पर्सन में हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये क्या है आपका, ये आपका नॉन इन्फेक्शन बीमारी है। तो आप सभी को समझ में आया कि नॉन इन्फेक्शन इन्फेक्शन क्या होता है, एक्वायर्ड क्या होता है, जेनेटिक डिजीज क्या होता है और हेल्थ क्या होता है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है ना, चलिए अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, तो गुड ह्यूमरस हाइपोथेसिस, यानी कि इसका मतलब ये होता है, नेक्स्ट जो मेरा हेडिंग है आपका, गुड ह्यूमरस हाइपोथेसिस। देखिए गुड ह्यूमरस हाइपोथेसिस, इसने बताया था कि इसमें एक आपका था हिपोक्रेट्स, यानी कि हिपोक्रेट्स जो था आपका इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम दिया था। ठीक है ना, हिपोक्रेट्स ने आपका इंडियन आयुर्वेदा ने एक बोला था, जिसमें बोला था कि ये जो आपका जो फीवर होता है वो आपका बैल के ब्लैक होने के कारण होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है ना, यानी कि हिपोक्रेट्स जो था उसने बताया था कि जो आपको फीवर होता है, आपके यदि बैल ब्लैक हो जाए तो आपको इसको फीवर हो सकता है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है था। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो किसने कहा था कि जो आपका ब्लैक बैल होने के कारण फीवर होता है, तो हिपोक्रेट्स ने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछ लिया गया है। तो ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने बोला ब्लैक बाइल के कारण फीवर होता है। राइट, यानी कि किसने कहा है ब्लैक बाइल के कारण फीवर होता है, तो आपका हिपोक्रेट्स ने कहा है। ये आपका बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो किसने कहा था कि ब्लैक बाइल होने के कारण आपको फीवर होता है, तो हिपोक्रेट्स ने कहा है। और ये क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में दे दूंगा। ठीक है ना, तो याद रखने वाली बात आप लोगों के है। ठीक है ना, इसके बाद इसको किसने बोला कि, लेकिन एक और साइंटिस्ट आया, यानी कि एक साइंटिस्ट ने कहा कि जो आपके बैल ब्लैक होता है तो आपको फीवर होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट जो था, एक इसका नाम था आपका विलियम्स हार्वे, लेकिन विलियम्स हार्वे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, यानी कि उसने गलत साबित कर दिया कि ब्लैक को बैल मतलब ब्लैक बाइल होने से फीवर नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि उसने साबित किया, किसने साबित किया, तो विलियम्स हार्वे ने साबित किया कि जो ब्लैक बाइल होने से फीवर नहीं होता है। ठीक है ना, उसने, और विलियम्स हार्वे ने क्या किस चीज का डिस्कवरी किया था, तो ब्लड का डिस्कवरी किसने किया है, तो विलियम्स हार्वे ने आपका ब्लड का डिस्कवरी किया है। ठीक है ना, देखिए कि जो एक विलियम्स हार्वे था, हार्वे ने गलत साबित किया। ठीक है ना, विलियम्स हार्वे ने गलत साबित किया किसको, तो ब्लैक बाइल होने के कारण फीवर नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा, विलियम्स हार्वे ने ब्लड का डिस्कवरी किया है। ठीक है ना, तो ब्लड का डिस्कवरी किसने कहा है, तो विलियम्स हार्वे। देखिए मैं यहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैं बताया हूँ कि जो यहाँ पे जो मैं क्लास ले रहा हूँ आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम होता है, क्योंकि कुछ ऐसा बच्चे हैं जिसको बिल्कुल इंग्लिश समझ नहीं आती, तो इसके लिए मैं कहीं कहीं पे हिंदी टर्म यूज कर देते हैं ताकि इसको यहाँ पे, ठीक है ना, समझने का अच्छा ईजी हो जाए। ठीक है ना,
देखिए मेरे को लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इंग्लिश में सारा बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लिखे ना। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि जो मैं इंग्लिश में बोलूंगा बट लिखूंगा पूरे इंग्लिश में ही लिख डालूंगा, तो ऐसा बहुत बच्चे हैं जिसको समझ अच्छे से नहीं आ पाएगा, तो क्या फायदा पढ़ाने से, ठीक है ना। तो आप लोगों को मेन एम है क्या है, एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोग को अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को जो भी लो लेवल के स्टूडेंट हो जो हाई लेवल के स्टूडेंट हो, दोनों को अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। तो ये मेरा एम रहता है हमेशा, ये नहीं कि मैं हमेशा एक ही पर ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि हिप्पोक्रेट्स ने आपके कहा था इंडियन आयुर्वेदा जो कि था इंडियन। चलो, समझ में आ गया। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि कुछ इशू हो गया था, ठीक है ना, मैं का इशू हो गया था इसलिए। देखिए, मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो हिप्पोक्रेट्स ने जो था आपका इंडियन आयुर्वेदा जो सिस्टम में था, उसने बोला कि जो आपके ब्लैक बैल होने का कारण भी होता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन विलियम्स जो हार्वेस्ट ने डिस्कवरी किया कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका ब्लैक होने से बाइल को फीवर नहीं होता है, यानी कि ब्लैक बाइल होने से आपको फीवर नहीं होता है, ठीक है ना, ब्लैक बाइल को फीवर नहीं होता, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो और किसने किया, और विलियम्स हार्वे ने आपका ब्लड का डिस्कवरी भी किया था, किसने, तो आपका विलियम्स हार्वे ने आपका ब्लड का डिस्कवरी किया था। समझ में आ गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में रहने वाले हैं आपका, जो इस टॉपिक का नाम है आपका, क्या नाम है बताओ। इस टॉपिक का आपको कैसे पता, इसका नाम है कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन, यानी कि जो कुछ इन्फेक्शन बीमारी आपका होता है जो कि आपको हमेशा देखने को मिलता है ह्यूमंस पर्सन्स में, ठीक है ना, मैन में देखने को मिलता है। तो जो मेरा हेडिंग है कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इज मैन, ठीक है ना, यानी कि जो कुछ कॉमन बीमारी जो होता है आपको ह्यूमन पर्सन में देखने को मिलता है, तो इसी को बारे में हम लोग अभी बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले एक होता है आपका बैक्टीरिया से जो एक बीमारी होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया से जो होता है, जो इन्फेक्शन बीमारी किस होता है, बैक्टीरिया से ही तो होता है ना। यानी कि जो बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि जो इसमें आपका हो जाएगा टाइफाइड होता है, ठीक है ना, निमोनिया होता है, ठीक है ना, कुछ आपका वायरल डिजीज भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइफाइड के बारे में। देखिए, टाइफाइड क्या होता है कि जो टाइफाइड में जो आपका होता है, इसमें इसका जो पैथोजन होता है आपका साल्मोनेलो टाइफी, यानी कि जो टाइफाइड होने का जो इसका पैथोजन होता है, उस पैथोजन का नाम है आपका साल्मोनेली टाइफी। और जो आपका जो इसका जो फैलने का जो तरीका होता है, यानी कि जो वो आपका मोड ऑफ, यानी कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें क्या कर देता है, वो छिद्र कर देता है, ठीक है ना। जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो इस इंटेस्टाइन में ये छिद्र कर देता है, जिससे आदमी को डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि सीवियर केस में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसका सिम्टम की बात करूँ तो आपका 90 से 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, हायर फीवर फीवर होता है, आपके क्या होना चाहिए, आपका हेड अटैक होता है, वीकनेस होता है और स्टमक पेन भी होता है। तो ये था आपका टाइफाइड का सिम्टम। यदि मैं टाइफाइड के टेस्ट के बारे में बात करता हूँ तो इसका टेस्ट होता है आपका वीरल टेस्ट होता है, ठीक है ना। सबसे पहले मैडी मेलन को सबसे पहले आपका टाइफाइड हुआ था, तो ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले टाइफाइड किसको हुआ था, तो मैरी मिलन को सबसे पहले टाइफाइड हुआ था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि टाइफाइड के बारे में, कि टाइफाइड का पैथोजेंस क्या होता है, इसका जो एक मिनट यार, सर्दी हो गया मुझे बहुत तगड़ा। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि इसका जो पैथोजेंस होता है, इसका जो पैथोजेंस होता है, यानी कि साल मोनेला टाइफी। टाइफाइड का पैथोजेंस क्या होता है, तो साल्मोनेला टाइफी होता है।
इसका मोड ऑफ यानी कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिटेंस यानी कि वो आपको कहाँ कहाँ पे ये आपको प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ कहाँ पे आपको प्रभावित करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर देता है, तो वो आपको छिद्र कर देता है, जिससे क्या हो सकता है, डेथ भी एक पर्सन को हो सकता है, ठीक है ना। तो समझ गए कि टाइफाइड का सिम्टम पैथोजेंस क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि इसको जो फैलने की जो तरीका है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ये आपको पकड़ता है, जिससे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर देता है, होल कर देता है, जिससे वो सीवियर केस में होल होता है और इससे डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, नॉर्मल से कुछ नहीं होता है। इसका सिम्टम के बात यानी कि इसकी जो इसका लक्षण के बात करूँ, सिम्टम मतलब क्या होता है इसका लक्षण। तो इसका लक्षण देखिए, यानी कि कैसे पता चलेगा किसको टाइफाइड हो गया है, तो इसका लक्षण क्या क्या होता है, ठीक है ना। उसका लक्षण जो होता है यानी कि क्या होता है बताओ बच्चों, इसका लक्षण आपका हो जाएगा 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, हाई फीवर होता है, हायर फीवर, ठीक है ना। यानी कि 39 से 40 डिग्री सेल्सियस हायर फीवर होता है, ठीक है ना। इससे आपको क्या होता है, हेड अटैच होता है, हेड टच, हेड पेन होता है, ठीक है, हेड टच होता है। इसके बाद वीकनेस आपको शरीर में देखने को मिलेगा और स्टमक पेन होता है, पेन होता है, ठीक है ना, स्टमक पेन होता है। और क्या मैं बोल सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ कि जो इसका टेस्ट होता है, टाइफाइड का जो टेस्ट है कौन सा है, वीडल टेस्ट। टाइफाइड का टेस्ट क्या है, वीडल टेस्ट। सबसे पहले टाइफाइड किस में देखा गया है, टाइफाइड पहले देखा किस में है या हुआ किस में है, टाइफाइड सबसे पहले किस में हुआ है, तो आपका मैरी मिलम यानी कि मैरी मिलम में सबसे पहले टाइफाइड आपको देखा गया था, ठीक है ना, समझ गए। बताओ टाइफाइड सबसे पहले किस में देखा गया था, तो मैरी मेलन में सबसे पहले टाइफाइड देखा गया था। देखिए मैंने क्या बताया टाइफाइड के बारे में, तो टाइफाइड के बारे में मैंने ये बताया हूँ कि जो टाइफाइड का जो पैथोजेंस होता है यानी कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है, उससे क्या होता है आपका टाइफाइड होता है। इसका मैं ट्रांसमिशंस की बात करता हूँ, तो इसका आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है वो आपको प्रभावित करता है, और इसमें क्या हो ज़्यादा आपका सीवियर केस हो सकता है, तो इसमें आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में छिद्र कर देता है, और इस छिद्र से एक ह्यूमन पर्सन को डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका सिम्टम के बात करूँ यानी कि वो इसका लक्षण की बात करूँ, तो इसका लक्षण क्या क्या होता है, तो 39 से 40 डिग्री हायर फीवर आपको हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका हेड यानी कि हेड पेन होगा, ठीक है ना। आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगा, ठीक है ना। आपके जो पेट होता है, जो आपका स्टमक है, उसमें क्या होता है आपका पेन होता है, ठीक है ना। और बात करूँ इसका जो टेस्ट के बारे में टाइफाइड के, कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड इसको हुआ है, तो इसके लिए हमें वीरियल टेस्ट करना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि इस पर्सन को या इस बंदा को क्या हो चुका है, टाइफाइड हो चुका है। यदि यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले टाइफाइड किसको हुआ है, तो सबसे पहले टाइफाइड जो आपका हुआ है मैरी मिलन को, यानी कि सबसे पहले टाइफाइड हुआ था, ये एक फीमेल था, ठीक है ना, उसको सबसे पहले टाइफाइड हुआ है। समझ में आएगा टाइफाइड के बारे में सभी को, बताओ। उम्मीद है कि सभी को टाइफाइड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, सही है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निमोनिया के बारे में। बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी मैं अभी पढ़ा हूँ, ठीक है ना।
मैंने यहाँ पे हेडिंग ऑलरेडी दे रखा हूँ, कॉमन इन्फेक्शन डिजीज मैन, यानी कि कॉमन इन्फेक्शन डिजीज मैन, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे मैं हेडिंग नहीं लगाया हूँ, भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका हो जाएगा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। यहाँ पे मैं भूल गया, सॉरी, इस पे लिखिए बैक्टीरिया डिजीज, यानी कि जो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, जिसमें इसका नाम क्या है, आपका टाइफाइड नाम है। 1 मिनट रुक जाओ, क्या नाम है इसका? तो टाइफाइड इसका नाम है। इसका हेडिंग है आपका टाइफाइड। राइट, यानी कि मैं अभी टाइफाइड के बारे में डिस्कस किया हूँ। अब सही है ना? कुछ बच्चे बोला कि हेडिंग नहीं लगाए, ठीक है ना? हाँ, चलिए, तो आप लोग टाइफाइड के बारे में समझ गए, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो निमोनिया के बारे में बात करेंगे। ठीक, किसके बारे में बात करेंगे? तो निमोनिया के बारे में बात करते हैं। निमोनिया क्या होता है? आप लोगों को निमोनिया बहुत हो जाएगा, बच्चे होंगे आप लोग तब, यानी कि आप लोग जब छोटे होंगे ना, तो निमोनिया जो होता है ना, ज्यादातर आपको बच्चे को ही देखने को मिलता है। बहुत मोस्टली केस में आपको बच्चे को निमोनिया होता है, ठीक है ना? आप तो जैसे अब कम होता है एडल्ट में, मतलब जो मोस्टली आपको निमोनिया देखने को मिलेगा बच्चा, यानी कि जो 5 ईयर से कम जो बच्चा होता है उसको ज्यादा निमोनिया होता है। अब बहुत ये डेंजरस हो सकता है, इससे मौत भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना? देखिए, निमोनिया क्या होता है? निमोनिया में मतलब होता है कि इट इज द इन्फेक्ट, यानी कि जो आपका जो निमोनिया का मतलब होता है, जो आपका लंग्स होता है, लंग्स में किसको इन्फेक्ट करता है? तो जो आपका एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई कहाँ होता है? आपका लंग्स में, यानी कि आप लोगों को मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाए थे, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जो माउथ माउथ लेरिंग्स फेरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, फिर आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा? आपका एल्व्यूलाई, यानी कि जो एल्व्यूलाई को जो आपका इफेक्ट कौन करता है? आपका निमोनिया जो होता है वो आपको एल्वोलाई को इफेक्ट करता है। और जो एल्व्यूलाई का जो होता है सबसे मेन फंक्शन, वो गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, यानी कि आपका CO2 को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि एक्सहाइलेशन का काम कौन कर रहा है? तो आपका जो बाहर निकालने का काम कर रहा है, प्लस में आपको जो O2 होता है उसको जो आपके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन से काम कर रहा है, यानी कि जो गैसों का जो एक्सचेंज के काम करने का जो कर रहा है, वो आपका एल्वोलाई कर रहा है, जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो ये जो आपका निमोनिया होता है वो आपका सबसे पहले जो इन्फेक्ट करता है, वो आपको एल्वुलाई को इन्फेक्ट करता है। एल्वुलाई में क्या होता है? एल्वुलाई मतलब इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें वो रिस्पिरेटरी लेने में, यानी कि सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना? निमोनिया के केस में सांस लेने में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि आपको गले में घर घर मारता था, बच्चे लोग को देखते हो ना निमोनिया होता है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके जो फ्लूइड था, ठीक है ना, इसका फ्लूइड क्या हो चुका है? यहाँ पे जम चुका है, या कुछ भी अदर केस हो सकता है, बट ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है ना? तो आपको मोस्टली ये याद रखना है कि जो आपका एल्वुलाई जो होता है, एल्वुलाई में क्या होता है? आपका फील्ड जो होता है, आपका एल्वुलाई फ्लूइड से फील्ड होता है, और इससे क्या होता है? आपका जो रिस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, किसी में निमोनिया में होता है, ठीक है ना? यदि मैं निमोनिया के पैथोजेंस के बारे में बात करूं, तो इसका पैथोजेंस क्या होता है? आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या होता है बताओ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और एक ये भी हम बोल सकते हैं कि जो हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजा, दो आपको मैं इसमें बोल सकता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या आपका हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजा, इसका पैथोजेंस होता है निमोनिया का। समझ में आ गया? चलिए, निमोनिया के सिम्टम के यदि बारे में बात करूँ, तो इसका सिम्टम क्या होता है? आपका जो सांस लेने में दिक्कत होता है, आपके लिप्स क्या होता है? आपका सूख जाना, ठीक है ना? फिंगर क्या होता है? फिंगर काम नहीं करता है। आपके नेल्स क्या होता है? नेल्स में ब्लूइश हो जाता है, ठीक है ना? आपका नेल्स क्या होता है? आपका ब्लू कलर का हो जाता है। ये सब आपको सिम्टम निमोनिया में देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले राइट कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाए। चल ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले लिखिए कि इट इनफैक्ट लंग्स, किसको? एल्वुलाई का, यानी कि लंग्स में जो आपका एल्वुलाई होता है उसको इन्फेक्ट करता है। कौन? निमोनिया इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना? एल्वुलाई जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका फील्ड होता है, किससे? फ्लूइड से, जिससे आपको क्या होता है? रिस्पिरेटरी में प्रॉब्लम।
रेस्पिरेशंस में प्रॉब्लम, यानी कि रेस्पिरेशंस में प्रॉब्लम होता है किस केस में, आपके निमोनिया के केस में। उसकी यदि मैं पैथोजेंस के बारे में बात करूं तो इसका जो पैथोजेंस होता है क्या होता है, आपका जो इसका पैथोजेंस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और क्या हम बोल सकते हैं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा इसका पैथोजेंस होता है। इसका सिम्टम क्या क्या होता है बच्चों, इसका सिम्टम क्या क्या होता है बताओ। इसका जो सिम्टम है, देखिए इसका सिम्टम क्या है, तो इसका सिम्टम होता है आपका रिस्पायरेटरी में प्रॉब्लम, यानी कि रेस्पिरेशंस में प्रॉब्लम, रेस्पिरेशंस में, लिप्स में क्या होता है आपका, ब्लूइश हो जाता है लिप्स, फिंगर, नेल, क्या होता है आपका, ब्लूइश हो जाता है, ब्लूइश कलर, ठीक है ना। तो ये था आपका इसका सिम्टम के बारे में, यानी कि जो इसका सिम्टम क्या होता है, जब निमोनिया होगा तो जो आपका रिस्पिरेशन में क्या होगा, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगा, प्लस में आपके लिप्स क्या होता है, सूख जाता है, फटने लगता है, फिंगर क्या होते हैं, काम नहीं करते हैं, आपका जो नेल्स, नेल्स का जो फिंगर, यानी कि फिंगर में आपका जो उंगली में जो नेल पर नाखून, नाखून का कलर कैसा हो जाएगा, तो ब्लूइश कलर का आपको नाखून हो जाए, नाखून हो जाता है किस केस में, तो निमोनिया के केस में। देखिए मैंने फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या बोला निमोनिया में, तो निमोनिया में मैंने ये बोला हूँ कि निमोनिया जो होता है आपका डायरेक्ट आपको लंग्स में एल्वुलाई को इन्फेक्ट करता है। इससे क्या होता है, आपका जो एल्वुलाई में आपका फ्लूइड फील हो, यानी कि इसमें फील्ड क्या होता है, फ्लूइड, जिससे क्या हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। इसके पैथोजेंस के बारे में बात करो तो इसका पैथोजेंस क्या क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो जाएगा इसका पैथोजेंस, प्लस में आपका हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा इसका पैथोजेंस होता है, ठीक है ना। ये पैथोजेंस आपको सबसे पहले याद होना चाहिए सभी को, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है ना। तो पैथोजेंस सभी को याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसका सिम्टम के बारे में बात करो तो इसका सिम्टम क्या क्या होता है बताओ, तो इसका सिम्टम क्या होता है बताओ बच्चों, यानी कि आपका जो सांस लेने में दिक्कत हो सकता है आपके, यानी कि जो आपका जो लिप का कलर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, प्लस में आपका लिप सूखा पड़ने लगेगा। इसके बाद आपका फिंगर काम नहीं करेगा, आपका नेल्स, नेल्स का जो नाखून का जो कलर होता है आपका ब्लूइश होता है, किस केस में, तो आपका निमोनिया के केस में। बताओ समझ में आ गया निमोनिया किसको बोलते हैं। तो आपको सिंपल से यहाँ पे ये याद रखना है कि निमोनिया का पैथोजेंस क्या होता है, तो निमोनिया का पैथोजेंस होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे याद होना है, और ये याद होना है कि जो निमोनिया डायरेक्ट आपको एल्वोलाई को इन्फेक्ट करता है, आपके लंग्स के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और सबसे इनर पार्ट होता है, राइट। समझ गए ना, बताओ समझ गए। बताओ चलिए, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी, अब किसके बारे में, तो वायरल डिजीज के बारे में। वायरल जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो जाएगा, वायरल में हो जाता है, ठीक है ना। आपका इस सब से, ये सब क्या आपका वायरल डिजीज होता है। तो नेक्स्ट जो मेरा बीमारी है, नेक्स्ट जो मेरा डिजीज होने वाला है आपका यहाँ पे, वायरल डिजीज, वायरल डिजीज, यानी कि वायरल, यानी कि क्या होता है इसमें, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि इन्फेक्शन क्या है, कॉमन कोल्ड तो भाई इन्फेक्शन से होने वाला बीमारी है ना, पता है ना। तो इसमें सॉरी, वायरल में आपका हो जाएगा कॉमन कोल्ड, राइट। वायरल में आपका हो जाएगा कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी, जिसको बोलते हैं सर्दी खांसी। चलिए देखिए, तो वायरल में क्या होता है आपका जो सबसे पहले जो आपका इन्फेक्ट कहाँ होता है, यानी कि वायरल डिजीज ये होता है
जो सर्दी खांसी जो होता है, जो अभी के मौसम में काफी ज्यादा चल रहा है, यानी कि सर्दी होना, जुकाम होना, इससे क्या होता है आपके नाक से म्यूकस रिलीज होता है, आपके जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं वहां पे क्या जम जाता है, फ्लूइड, यानी कि जो आपका म्यूकस होता है, जो आपके नाक से म्यूकस जम जाता है, आपके जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जम जाता है, ठीक है ना। तो ये सब इसमें आपका होता है कॉमन कोल्ड से होता है, ठीक है ना। ये ऐसा कोई सीवियर केस नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो कॉमन कोल्ड होता है वो आपको इन्फेक्ट कहाँ कर रहा है, आपके नोज, यानी कि जो रिस्पिरेटरी पासेज है, यानी कि जो आपके नाक में जो आपका रिस्पिरेटरी, जिसको पासेज बोलते हैं, पैसेज बोलते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट नोज रिस्पिरेटरी फैज नोट लंग्स, यानी कि जो आपका कॉमन कोल्ड होता है वो आपको लंग्स को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। आपके जो रिस्पिरेटरी पैसेज हैं जो इसको इन्फेक्ट कर रहा है, जो नोज जो आपके नाक का जो रिस्पिरेटरी पैसेज है, जो आपके नाक में दो छिद्र देख रहा है ना, जो रिस्पिरेटरी पैसेज, इस पैसेज को जो इन्फेक्ट करने का जो काम करे आपको कॉमन कोल्ड करता है, आपको लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। लंग्स को जो इन्फेक्ट कर रहा है आपको कौन कर रहा है, तो निमोनिया कर रहा है, टीबरम होता है, अस्थमास होता है, दम्मा होता है, इन सब में लंग्स को इन्फेक्ट होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ, यदि मैं कॉमन कोल्ड को, तो 3 से 7 दिन का इसका लाइफ साइकिल होता है। इसका पैथोजेंस होता है आपका राइनो वायरस, यानी कि जो कॉमन कोल्ड होता है वो आपको राइनो वायरस के कारण से आपको कॉमन कोल्ड होता है। डन, डन हो गया ना। कैसे होता बताओ। तो कॉमन कोल्ड कहीं पे आया, तो इसका जो पैथोजेंस आपसे पूछ लिया जाएगा तो बोलना कि यहाँ पे राइनो वायरस आपके कॉमन कोल्ड का पैथोजेंस है। समझ गए ना। तो चलिए लिखते हैं अपना। देखिए मैं नोट जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और इसको आपको ऐसे पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन न छूटे। देखिए मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी आपका ABB MU द्वारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको देता हूँ हर एक नोट्स, हर एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ जो आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं आपको पूरे 11 12 का बुक पढ़ा दूं और यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। देखिए ये यहाँ पे एक खासियत बात क्या है ABBMU का, कि यहाँ से क्वेश्चन जो होता है बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चंस पूछा जाता है। यदि आप लोग पढ़ोगे रिएक्शंस के बारे में, या आप लोग पढ़ोगे जो एडवांस में, जो कि मान लीजिए कि डिजीज के बारे में, तो ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसे आपके क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। यदि आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को दिमाग में बैठा होगा कि क्वेश्चंस कैसा आता है, सिंपल सी लैंग्वेज, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज एनस बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा, यदि आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो। नहीं पढ़ोगे तो इसका क्या है भाई, जब आप पढ़ोगे नहीं, जो भी क्वेश्चन इजी रहेगा वो भी आपको क्या लगेगा, डिफिकल्टी ही लगेगा। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो डिफिकल्टी क्वेश्चन भी आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है ना। तब सोचोगे भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही मैं बना लूंगा। लेकिन जब पढ़ोगे ही नहीं, जब इजी क्वेश्चन कितना भी दे दे आपसे, ठीक है ना, तो आप बनाओगे कैसे, नहीं बना पाओगे क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो। इसलिए अच्छे है कि आप मेहनत कर लीजिए, 2 महीना या 6 महीना जो भी हो, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये नहीं कि आपको इस बार चल रहा है लगा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई क्या होता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 1 महीने में पढ़ लूंगा, 2 महीने में पढ़ लूंगा, 10 दिन में पढ़ लूंगा, अभी बहुत टाइम बाकी है। देखिए ऐसा होते होते आपको पूरा टाइम बीत जाएगा, बट आपको पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि एज एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसे ही होता था कि भाई अभी मैं मुझे पढ़ना है, अभी मैं थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा। बट क्या होता है कि जो मोबाइल पे टाइम देते देते क्या होता है, पूरा समय ही आपको गैप हो जाएगा, ठीक है ना। पता भी नहीं चलेगा कि कितना 10 बजा, 11 बजा, या 1 बजे या 2 बजे, जो भी हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि आपको ड्रॉप लेना पड़े या दोबारा आपको प्रिपरेशन करना पड़े। तो आपको यही आज एक अच्छा अंदाज में बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो 4 ही महीना बचा है या 5 महीना बचा है, ठीक है, दिसंबर आप जाने वाला है, तो मोस्टली आपको 5 महीना बचा है, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़िए कि हर एक क्वेश्चन आपसे डरे, ये नहीं कि आप क्वेश्चन से डरे, क्वेश्चन आपसे डरे, ऐसे पढ़िए, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पे थे, वायरल इंडिजीज के बारे में, यानी कि जो वायरल में मैंने ये बताया हूँ कि जिसमें आपका हो जाएगा कॉमन कोल्ड हो जाएगा, जिससे आपको ये किसको डैमेज कर रहा है, तो आपके जो रिस्पिरेटरी पैसेज हैं, वो रिस्पिरेटरी पैसेज को वो आपको इन्फेक्ट कर रहा है। कौन, आपका कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। इसका ड्यूरेशन होता है 3 से 7 दिन का साइकिल चलता है, ठीक है ना। इसका जो पैथोजेंस होता है, उसका पैथोजेंस का नाम है आपका राइनो वायरस, यानी कि जो आपका कॉमन कोल्ड होता है वो आपको राइनो वायरस के कारण से होता है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, इन्फेक्ट, यानी कि जिस इन्फेक्ट जो करा आपका,
इन्फेक्ट किसको कर रहा है, नोज को। कहाँ पे, तो रिस्पिरेटरी पैसेज को, रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है ना। यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं नोट इन्फेक्ट ठीक है ना, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। इसका ड्यूरेशन देखिए क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होते हैं, 3 से 7 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है। इसके जो पैथोजेंस होता है ये आपका हो जाएगा राइनो वायरस, ठीक है ना। तो जो आपके कॉमन कोल्ड का जो पैथोजेंस आपका हो जाएगा राइनो वायरस, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी। देख मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ प्रोटोजोआ के बारे में, याद होगा, ट्रिक के साथ। किसके ट्रिक के साथ, तो बताओ, काम पे सोया, काम पे सोया, ये हम आपको प्रोटोजोआ जो पढ़ाए थे बीमारी बेसिक क्लास में, आपको ऑलरेडी मैं ये पढ़ा चुका हूँ। बट मैं यहाँ पे इतना बेसिक में नहीं जाऊँगा, एडवांस में जाऊँगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सबसे कि बेसिक क्लास आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं बात करता हूँ आप किसके बारे में, तो प्रोटोजोआस के बारे में, कौन कौन सी बीमारी होता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ डिजीज, ठीक है ना। प्रोटोजोआ से होने वाला कौन कौन सी बीमारी होता है, तो प्रोटोजोआ से जो आपका बीमारी होता है, एक तो आपका हो जाएगा मलेरिया, और एक आपका हो जाएगा कौन सा, तो एम्यूबाइसिस, एम्यूबाइसिस, अम्यूबाइसिस, ठीक है ना। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो एम्यूबिक डायसेंट्री, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग ये बोल सकते हैं एम्यूबिक डायसेंट्री, राइट। यानी कि जो आपके प्रोटोजोआ से जो आपके बीमारी होता है, वो आपके दो टाइप्स की प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी होता है। एक तो आपका हो जाएगा अमीबा, सॉरी, एक तो आपका हो जाएगा मलेरिया, और एक आपका हो जाएगा अमीबोबैसिस, जिसको हम लोग एम्यूबिट या डायसेंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं सबसे पहले आज जो बात करूंगा किसके बारे में, तो मलेरिया के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। देखिए मलेरिया क्या होता है, मलेरिया मतलब होता है कि ये जो आपको मच्छर काटने से होता है, कौन सी मच्छर काटने से होता है मलेरिया बच्चों, तो प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम सेल्फीफेरस, यानी कि प्लाज्मोडियम सेल्फीफेरस नामक एक जो भी आपका पैथोजेंस होते हैं, यानी कि जो एक मच्छर, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, डेंगू मच्छर जिसको बोलते हैं ना, इसके भी होता है। बट मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ बोलूंगा जो प्लाज्मोडियम का जो पैथोजेंस होता है आपका, प्लाज्मोडियम सेफलीफेरस नामक पैथोजेंस से आपका प्लाज्मोडियम होता है, या हम इसको हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडियम विवैक्स से भी हो सकते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड फैल्सीफेरस से भी आपको प्लाज्मोडियम का ये आपका पैथोजेंस होता है। और एक इसका पैथोजेंस ये होगा कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस कॉज मोस्ट सीरियस माई मैलीजेंट मलेरिया, यानी कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस जो होता है वो सबसे सीरियस जो फेज कर रहा है, यानी कि सबसे सीरियस जो आपका जो इन्फेक्ट कर रहा है, वो इसका नाम है आपका मेलजीनेट मलेरिया जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, और इस केस में बहुत ज़्यादा, बहुत डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना, सीवियर केस में। इसमें आपका बाइट फीमेल मॉस्क्यूर, यानी कि बाइट फीमेल एनाफ्लीज मच्छर को काटने से आपको मलेरिया होता है, ठीक है ना। यानी कि जो मलेरिया जो होता है वो आपका बाइट फीमेल मॉस्क्यूटो, यानी कि जो फीमेल मॉस्क्यूटो होता है जिसका नाम है आपका एनाफ्लीज, वही एनाफ्लीज मच्छर को काटने से मलेरिया होता है, ठीक है ना। इसमें कौन क्या होता है, जो मच्छर होता है एनाफ्लीज एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है आपका हेमियोजोएन, ठीक है ना। वो काफी चिल्ड टॉक्सिन होता है जो आपके हाई फीवर, यानी कि चिल्ड हाई फीवर इससे होता है, क्या होता है, तो जो ये टॉक्सिन से क्या होता है, जो होमोजिन से आपका चिल्ड हाई फीवर होगा 3 से 4 दिन के लिए, बहुत ज्यादा फीवर होता है आपके मलेरिया के केस में, ठीक है ना।
तो मैंने यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो मलेरिया जो होता है आपका बाइट फीमेल मॉस्क्यूटो, बाइट फीमेल मॉस्क्यूटो, इस मच्छर का क्या नाम है, एनाफ्ली, यानी कि एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से आपको मलेरिया होता है, राइट। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया होता है। इस मलेरिया जो एनाफ्लीज नामक मच्छर होता है वो क्या रिलीज करता है, तो आपको टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है आपका चिल्ड फीवर, चिल्ड मतलब आपके काफी ज्यादा फीवर होता है। इसका जो ड्यूरेशंस है 3 से 4 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है, यानी कि 3 से 4 दिन तक ये मलेरिया आपको देखने को मिलेगा आपके शरीर में, ठीक है ना। चलिए, इसका यदि मैं पैथोजेंस के यदि बारे में बात करूं, मलेरिया के पैथोजेंस के बारे में बात करूं, तो इसका जो पैथोजेंस होता है क्या, देखिए इस मलेरिया का क्या क्या पैथोजेंस होता है। देखिए इसका पैथोजेंस आपका हो जाएगा, इसका पैथोजेंस आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम सेल्फिफेरस, प्लाज्मोडियम सेल्फिफेरस, एक आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम विवैक्स, और आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड फैल्सीपोरस, एक हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरस कॉज मोस्ट सीरियस मैलिजेंट मलेरिया। ये था आपका इसका पैथोजेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या मैंने बताया कि जो मलेरिया का जो पैथोजेंस होता है, सबसे पहले आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम सेल्सिफेरस, एक आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम विवैक्स हो जाएगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड फैल्सीफोरस, एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस कॉज मोस्ट सीरियस मलेंजाइटिस मलेरिया, यानी कि जो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंस है, और ये आपको पूछा गया है कि जो प्लाज्मोडियम जो होता है ऐसा कौन सा स्टेज आता है जिसमें सबसे ज्यादा सीरियस आपको मलेरिया, यानी कि काफी ज्यादा इसमें क्या होता है फीवर होता है, तो आपका प्लाज्मोडियम होता है जिसका नाम है मैलजीजेंट मलेरिया, जिससे क्या होता है आपको काफी ज्यादा सीरियसनेस आपको इसमें फीवर होता है और डेंजरस भी हो सकता है, जिससे क्या होता है आपका डेथ भी हो सकता है एक ह्यूमन पर्सन को, ठीक है ना। तो ये था आपका पैथोजेंस आपके मलेरिया के बारे में। मैंने एक छूट गया है, आप मैं आज की क्लास में एक अम्यूबैसिस, यानी कि मैंने यहाँ पे बोला हूँ कि दो होता है, एक होता है आपका मलेरिया, एक होता है आपका एम्यूबैसिस, तो एम्यूबैसिस के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो मेरा था आपका है एम्यूबैसिस, अम्यूबाइसिस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एम्योबिक या डायसेंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अम्योबिक या डायसेंट्री बोल सकते हैं, ठीक है ना, अम्योबिक या डायसेंट्री बोल सकते हैं। इसकी जो पैथोजेंस है, जो अम्योबैसिस का जो पैथोजेंस है क्या है, एंट अमीबा हिस्टालिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टेलिका, ठीक है ना, एंट अमीबा हिस्टेलिका होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिटेंस के बात करूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये जो आपका होता है हॉर्स फ्लाई, यानी कि जो हॉर्स फ्लाई से फैलता है, हॉर्स फ्लाई नामक एक मक्खी होता है जिससे ये फैलता है, कौन सा बीमार, एम्यूबैसिस, ठीक है ना। तो ये था आपका आज की क्लास, डन, राइट। तो मैंने क्या बताया कि जो एम्यूबैसिस जो होता है, एम्यूबैसिस जो होता है वो क्या आपका किससे होने वाला बीमारी है, तो आपका प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी कौन सा हो जाएगा, मलेरिया, और एक आपका एम्यूबैसिस। तो एम्यूबैसिस में मैंने ये बताया हूँ कि जो एम्यूबैसिस का जो पैथोजेंस होता है वो होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका, क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका आपका एम्यूबैसिस का पैथोजेंस होता है। इसको फैलने का जो कैटेगरी है, जो इसके ट्रांसपोर्टेशन है, जो इसके ट्रांसमिशन है, वो आपका हॉर्स फ्लाई मक्खी के काटने से वो आपको फैलता है, राइट। चलिए, तो सभी को क्लियर है आज की क्लास में, किसी को कहीं पे डाउट तो आपको कमेंट कर देना है कि सर या भैया जो भी आपको बोलना है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया है, मैं आपको
ऑलरेडी सेकंड क्लास में अच्छे से चाहूंगा कि मैं आप लोग को समझाऊं, ठीक है ना। तो हम लोग कल की जो क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में, जो मलेरिया जो भी पढ़ा हूँ लाइफ साइकिल, यानी कि जो आपका प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है, ठीक है ना। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। अभी तो मैं सिर्फ अभी को लिखाया हूँ, अभी तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे नोट करवाया हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा कि जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो कैसे फैलता है, कैसे हमारे लीवर में इन्फेक्ट करते हैं, कैसे इसमें क्या होता है सेल्स का ब्लास्ट होता है, ठीक है ना, कैसे हमारे पूरे शरीर में ब्लड में फैलता है, ठीक है ना। तो हम ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को जरा आप लोग को पढ़ के आना है कि लाइफ साइकिल क्या होता है प्लाज्मोडियम का। वैसे मैं बताऊंगा बट आपको पढ़ के आना है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। बताओ। तो आज की क्लास आप लोगों को यहीं पे मैं डन करूंगा। तो ये रहा आप लोगों के बैच, ये रहा आप लोगों का बैच, काफी इंपोर्टेंस बैच है, ठीक है ना। जो भी बच्चों अभी तक मेरे क्लास में जुड़े नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना। देखिए इसमें क्या आपकी खासियत बात है कि मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ सीनेट प्लस में आपका जो क्या है बताओ। देखिए मैंने यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सीनियर प्लस में आपका सीपेट की क्या कर रहा हूँ प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जो कि 2026 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है, प्रॉपर आपके एनसीईआरटी नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जिसमें ये जो आपका इंक्लूड क्या क्या किया गया, इसमें इंक्लूड आपका है जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस में दूंगा, जिसमें आपका क्वेश्चंस रहने वाला है कितना 2000 से 3000 क्वेश्चंस मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ यानी कि दोनों मीडियम इंग्लिश में भी और इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम यहाँ पे क्लास चलता है। तो बताओ कि जो प्रॉपर मैं आप लोगों को एक जैसे आप लोग कहीं क्लास में जुड़ते हैं या किसी प्लेटफॉर्म से आप लोग पढ़ाई करते हैं तो प्रॉपर जैसे यहाँ पे पढ़ाई होता है मैं वहाँ पे भी सेम पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक यही फर्क है कि यहाँ पे मैं आपको पैसा नहीं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो आप लोग को मैं यही उम्मीद देता हूँ कि जो भी आपका पुअर फैमिली का दोस्त है वैसे तो, ठीक है ना, तो इसको जरूर शेयर करना क्योंकि मैं उसको 100% सपोर्ट करूंगा और ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। हर एक जो भी इसको डॉट रहेगा मैं इसको डॉट क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहना।